नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, एक्सक्लूसिव खबर के साथ। और खबर यह कि कमोडिटी में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के निवेश पर पॉलिसी जल्द आ सकती है और इसको लेकर के जल्द ही डिस्कशन पेपर जारी हो सकता है। उस डिस्कशन पेपर में क्या क्या होगा, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, बताइए जरा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये बात हो रही है एफपीआई की एंट्री की, तो अब खबर यह है कि बहुत जल्द डिस्कशन पेपर जारी होगा। क्या क्या मेन बातें इस पे पूछी जाएंगी रहेंगी? देखिए, जो डिस्कशन पेपर जैसे कि हमें जानकारी मिल पा रही है कि बहुत ही जल्दी यानी कुछ हफ्तों में इसको लाया जा सकता है। और डिस्कशन पेपर में मुख्य तौर पर 3 चीज़ों पर होगी चर्चा। पहला ये कि क्या ज़रूरत है वाकई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कि कमोडिटी में उनको इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दी जाए या नहीं। ये एक सबसे बड़ा और बेसिक सवाल होगा जिस पर लोगों की राय ली जाएगी। दूसरा सवाल ये होगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जा सकता है। अगर आप देखें हाल के दिनों में तो एग्री कमोडिटी में कई सारी पाबंदियां लगी हैं। तो एक एग्री कमोडिटी वाला पार्ट ये है जो काफ़ी सेंसिटिव है, तो मुमकिन है कि शायद उसके लिए उतने ज़्यादा लोग रजामंद ना हों। लेकिन जो नॉन एग्री कमोडिटी है वहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि एक नई ओपनिंग बड़ी होगी। और तीसरा जो सवाल होगा वो इस बात पर होगा कि आखिर अगर अलाउ किया जाए तो क्या सीमा तय की जाए कि किस सीमा तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है सेबी की, उसकी तरफ से भी सिफारिश आई थी और काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चर्चा चल रही थी कि अगर विदेशी निवेश आएगा कमोडिटी मार्केट में तो कमोडिटी मार्केट का साइज़ जो है और बेहतर होगा, बड़ा होगा। साथ ही जो जुड़े हुए इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो किसान हो या जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए भी एक फ़ायदे की बात होगी। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा होगी और देखते हैं इसके ऊपर और क्या फाइनल यहाँ पर बातचीत होती है। लेकिन हाँ, खबर यही है कि इसको लेकर के जल्द डिस्कशन पेपर जारी हो सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस डिटेल जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि हम आपको रोज़ ये बताते हैं अपनी सीरीज़ में, बजट से उम्मीदें सीरीज़ में, कि कमोडिटी मार्केट में अलग अलग सेक्टर की बजट से क्या डिमांड है। और आज इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं दलहन सेक्टर की, कि दलहन सेक्टर इस बजट से क्या चाहता है। और हमारे साथ दलहन सेक्टर के 2 बड़े दिग्गज इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुनील बलदेवा, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। हमारे साथ सुरेश अग्रवाल हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के। और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। विजय जोशी हैं ऊंझा कमोडिटी एसोसिएशन के। और तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल सुनील जी आपसे होगा, चूँकि दलहन इंडस्ट्री के लिए भी ये बजट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी खबरें आई। दलहन कीमतों के ऊपर सरकार ने बहुत सारे एक्शन लिए, वायदा तक बंद कर दिया चने का। क्या चाहते हैं सर आप लोग इस बजट से? सबसे पहले जो सरकार आत्मनिर्भर होना चाहती है वो किसान, ट्रेडर और देश का हर नागरिक चाहता है कि दालों में जो है देश आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हमें करीबन 40 से 50 लाख टन दालें इंपोर्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें वो गैप को भरना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि हम किसानों को इसके ऊपर दालों को उत्पादन करने के लिए और बुआई करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हमें तर्कसंगत MSP बनानी होगी जो गेहूं और चावल को कोरिलेटेड करे, ताकि किसान जो है इसकी तरफ मुड़े। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पर हेक्टर का जैसे पंजाब में कुछ दिया जाता है किसानों को, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वैसे ही प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। नंबर तीसरी बात, व्यापारी यदि किसानों का माल खरीदे इसके लिए एक उचित माहौल बनाना चाहिए। जो बार बार
मुझे लगता है कि इसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार को एक पॉलिसी की अनाउंसमेंट करनी होगी, ताकि उसी पॉलिसी के हिसाब से वो अगले 3 या 4 साल तक चले, न कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपनी पॉलिसी को चेंज करे। यदि किसानों को भाव कम मिल रहे हैं तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के आयात को महंगा करना चाहती है। जो ही ये लगता है कि उपभोक्ता को पीड़ित हो रहा है, उपभोक्ता को देखने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देती है और इंपोर्ट खोल देता है। इसलिए ट्रेडर और मिलर इंडस्ट्री ये डिसीजन नहीं ले पाती कि अगले 3 महीने हमें क्या करना है, क्योंकि 3 महीने में सरकार का डिसीजन क्या होगा ये हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि जो भी डिसीजन हो सरकार के, वो बजट में ही हो और एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जैसी नीति घोषित किया जानी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि इसके बाद ही इंपोर्ट होगा, इससे पहले इंपोर्ट नहीं होगा, ताकि इंडस्ट्री और ट्रेडर किसानों का माल खरीदने के लिए मंडियों में आ सके और किसानों को भाव मिल सके। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें एमएसपी अब बढ़ाने को जरूरत नहीं है, हमें एमएसपी को तुरंत संगत बनाने की जरूरत है और हमें जरूरत है कि एमएसपी को हम अब अचीव करें। मुझे लगता है कि एमएसपी एक अच्छे लेवल पे बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन जब तक हम एमएसपी को अचीव नहीं करेंगे तब तक उसको केवल बढ़ाते रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण डिमांड आपकी। लेकिन आप जरा बताएं सुरेश अग्रवाल जी, चूंकि आप दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप जरा बताएं कि इस वक्त दलहन सेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसको एड्रेस करने के लिए आपके हिसाब से इस बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, दलहन सेक्टर को सबसे बड़ी चुनौती है कि वर्तमान पॉलिसी जो सरकार की चल रही है, हर 2 महीने में एक पॉलिसी को बदल देते हैं और 2 महीने के अंदर इतना संशोधन कर देते हैं कि देश के व्यापारी और मिलर को कोई बिजनेस करने का निर्णय है उसके पहले तो सरकार नई पॉलिसी दे देती है। पहले सरकार ने कहा दलहन का आयात के लाइसेंस देंगे, अचानक ओजीएन में कर दिया। ओजीएन के बाद 31/10 की सीमा कर दी, फिर उसको बढ़ा के जनवरी कर दी, फिर मार्च कर दी। तो हर 2-2, 3-3 महीने में भारत सरकार पॉलिसी चेंज कर रही। तो 3 महीने में माल खरीदना, उसकी प्लानिंग करना, उसको इंडिया बुलाने में लग जाता है। तो ये सरकार को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जो 2 साल तक एक जैसी पॉलिसी मेंटेन हो। यहाँ तो पॉलिसी 6 महीने भी नहीं टिक रही है, तो व्यापार करना लोगों के लिए बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि वो किस करे। जब ये ओपन कर देते, अभी इन्होंने मार्च तक की अप्रूवल दे दी, तो बर्मा में जो फरवरी में नहीं करा पाएगी उड़द की, वो पूरा का पूरा माल फरवरी और मार्च में हिंदुस्तान आ जाएगा। तो पॉलिसी इस ढंग की बनना चाहिए। वर्तमान पॉलिसी में तो व्यापारी और मिलर को दोनों को नुकसान हो रहा है और उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता का अगर लाभ हो, मगर लाभ हो रहा है देश के बाहर के किसान का, देश के बाहर की बड़ी कंपनियों का, देश के बाहर जो सप्लाई करते हैं बड़े बड़े जहाजों में, वेसल की वेसल 1 लाख बोरी तुअर, 1 लाख बोरी उड़द, जो ये लोग सप्लाई करते उन्हीं को लाभ मिल रहा है और वो देश के बाहर के लोगों को। तो इस पॉलिसी को चेंज करने की, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। आखिरी सवाल सुनील जी आपसे मेरा ये होगा कि ये बातें तो ठीक है जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन चना वायदा पर आप लोगों का रुख क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि चने का वायदा कारोबार अब शुरू कर दिया जाए जल्द से जल्द? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे लगता है वायदा कभी बंद ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको इतना डेवलप किया जाना चाहिए, उसकी इतनी ज्यादा उसकी गहराई होनी चाहिए कि कोई भी आके उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर पाए। इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हर क्षेत्र को इसमें जोड़े। अभी तक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हर क्षेत्र को जोड़ने में, एक्सचेंज जो है हर क्षेत्र को जोड़ने में असमर्थ रहा है। इसमें किसानों को जोड़ना जरूरी है, इसमें मिलर्स को जोड़ना जरूरी है, इसमें इंपोर्टर्स को जोड़ना जरूरी है, इसमें एक्सपोर्टर्स को जोड़ना जरूरी है। हर सेक्टर को इसमें जोड़ना जरूरी है, ताकि कोई भी एक बंदा आके या कोई ग्रुप आके इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मैनिपुलेशन पे, जिसको रोकना है। मुझे लगता है वायदा किसी भी सूरत में गलत नहीं है। उस वायदा में यदि मैनिपुलेशन होता है, ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, वो गलत है। उसके लिए हमें, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वायदा को रोकना ठीक नहीं है। बिल्कुल संक्षेप में अग्रवाल जी, आपका व्यू फ्यूचर ट्रेड को लेकर क्या है पल्सेस के, संक्षेप में, और क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, वायदा कारोबार किसान और व्यापारी के हित में नहीं है। ये आप मान के चले कि 2007 से वायदा कारोबार चल रहा है, जिसमें किसान, व्यापारी और मिलर का कभी भरा नहीं हुआ। सरकार को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है और ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे देश के व्यापारी और किसान का भला हो। वर्तमान पॉलिसी विदेशी कंपनियों के पक्ष में।
बहुत शुक्रिया सुरेश अग्रवाल जी आपका, सुनील बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि दलहन इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एक और कमोडिटी की, जीरे की, जहां पर बेतहाशा तेजी का माहौल बना है। आज भी दाम बहुत बढ़े हैं जीरे के। हमारे साथ ऊंझा कमोडिटी एसोसिएशन के विजय जोशी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऊंझा सबसे बड़ी मंडी है जीरे की। विजय जी, क्या हो रहा है जीरे में ये और कितनी तेजी? पहले जो लास्ट इंटरव्यू में हमारी बात हुई थी और आपने बोला था कि अगर क्रॉप जो कम है और कम में अगर कोई 5-10% का अगर बिगाड़ आ जाता है तो 200 के प्राइस बन सकते हैं, तो वो आज क्लियर हमने स्क्रीन पर देखा कि एक 50 पैसे में रह गए। 199.50 का हाई लगा है मार्च मंथ और 200 के करीब जीरा ट्रेड हो चुका है, अप्रैल मंथ भी हो चुका है। तो बीच में जो वेदर डिस्टर्बेंस आया उसमें एक साइकोलॉजिकली 5% भी जो बिगाड़ा है उसके हिसाब से मार्केट का ये भाव आज बना है। लेकिन अभी थोड़ा इसमें थोड़ा मेरे को अभी होल्ड पे करेक्शन दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि आज सुबह वाला मार्केट अभी 194 पे क्लोज हुआ है और मार्केट में ये बड़े भाव से एक्सपोर्ट में डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है, तो आगे थोड़ा मुझे करेक्शन लग रहा है। आज मुझे कुछ जानकारी मिली कि ऊंझा में बड़ा सेलिब्रेट किया गया है जीरे की तेजी को और वहां पे पटाखे फोड़े गए हैं। सही बात है सर? एक्चुअली मृत्युंजय जी बात सही है आपकी। तो पूरे कोविड के समय में पूरा लास्ट ईयर अपने ये जो नए क्रॉप में अपन गिने ये साल के क्रॉप में तो तेजी आई नहीं थी। दीपावली के बाद जैसे ही क्रॉप कम का मैसेज आया, सोइंग कम है, तो दीपावली से स्टार्ट हुआ है और मार्केट नॉनस्टॉप बुलिश ट्रेंड पर है और अभी भी ये बुलिश ट्रेंड पर ही खड़ा है। लेकिन इतना मार्केट बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी रहता है मार्केट के अंदर, तो वो क्लियर आज स्क्रीन पर भी दिख रहा है और आगे थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि करेक्शन है। हाँ, व्यापारियों में खुशी का माहौल है कि जिसके पास स्टॉक पड़ा था आज 200 हुआ तो वो लॉस में निकल कर अब प्रॉफिट में आ गए। तो एक 200 भी एक क्या है कि मैजिक फिगर है वायदे का कि 200 हर बार आता नहीं है, 2-3 साल में एक बार ही आता है, तो लोगों ने व्यापारियों ने थोड़ा सेलिब्रेशन जी। अब हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट का माहौल है। सोने चांदी में बहुत तेज गिरावट आ गई है। तो पहला सवाल तो तरुण जी आपसे ही होगा कि आप जरा बताएं कि जिस तरह से गिरावट आई है, फेड के संकेत के बाद की दरें मार्च से बढ़ जाएंगी और उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमने मार्केट पर देखा है, डॉलर मजबूत हुआ है। आप जरा बताएं कि और गिरावट बाकी है या गिरावट पूरी हो गई है? हाय, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। हमने लास्ट ईयर देखा गोल्ड ने नॉन परफॉर्म किया। जब रेट हाइक की बात आती है तब गोल्ड नेगेटिव भी परफॉर्म करता है एंड बॉन्ड यील्ड के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। वंस अगेन जैसे ही हमने देखा कि फेड के चेयरमैन का कमेंट आया, डॉलर इंडेक्स में तेजी आई क्योंकि उसको सपोर्ट मिला राइजिंग बॉन्ड यील्ड जो कि 1.85 के ऊपर जाती हुई नजर आई। अभी ऐसा लगता है कि जो इस क्वार्टर के लिए ट्रेंड रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। 48,500 49,000 हायर साइड पे इजीली ब्रेक नहीं होगा। ग्रेजुअली 47,000 46,000 तक प्राइस आने चाहिए। आई थिंक फर्स्ट रेट हाइक के बाद में वी नीड टू सी कि कैसा रिएक्शन आएगा। रेट हाइक इस पर स्टीपर होने वाला ये श्योर है और उन्होंने इंडिकेट किया भी है। तो गोल्ड मेरे को लगता है सेल ऑन रैलीज रहेगा। जब इसमें रैली आएगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी। ओके, ठीक है। अनुज जी आप बताएं कि आज शाम के कारोबार में गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए या इस गिरावट पर और बिकवाली की जाए? मिथुन जी, मुझे लगता है कि गिरावट पर खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला है। सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड की देखने को मिली है। नो डाउट कि फेडरल बैंक कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा वो मार्च से, बट अभी वो थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि अभी हम देखें तो जो क्रूड के भाव है वो $90 ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है। तो एज द करंट सिचुएशन मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कि करीबन 48,100 48,200 के आसपास, मींस करंट रेट से अगर 60-70 रुपए गिरता है गोल्ड तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर हमें लगता है 48,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सिल्वर में भी हमें लगता है कि करीबन 62,800 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में टारगेट करीबन 63,700 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर को इंटरनेशनली तो पिछले 2 महीने से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है और अब एक सपोर्ट जोन के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि ये एक खरीदारी का जोन होना चाहिए जहां पर हम शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। तो ये राय आपकी, आप कह रहे हैं गिरावट पर बाइंग कर सकते हैं। अच्छा तरुण जी, क्रूड पर आपका व्यू? क्रूड में तो अच्छी तेजी है, 90 के भी ऊपर गया कल ब्रेंट, और जिस तरह से रूस में और यूक्रेन के बीच तनाव है उसको देखकर सप्लाई की दिक्कत की आशंका दिख रही है। क्या व्यू है आपका क्रूड पर?
या सर्टेनली रिस्क प्रीमिया जियोपॉलिटिकल प्रीमिया बड़ा है इस काउंटर के अंदर। और अर्लियर $80 काफी अच्छा हर्डल होता था, उसको डिसाइसिवली प्राइसेस ने इस महीने ब्रीच किया है। हमारा ऐसा मानना है, देखिए नो डाउट 2014 से हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है अभी। अब जब तक $80 के नीचे डब्ल्यूटीआई डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में क्लोज नहीं देगा, डोमेस्टिक मार्केट में 6000 के नीचे क्लोज नहीं आएगा, आई थिंक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ग्रेजुअली $95 डब्ल्यूटीआई आ सकता है आने वाले वीक्स के अंदर। एंड अगर एमसीएक्स की बात करते हैं, मुझे लगता है 6800 से 7000 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। सर्टेनली स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और जो कि कंटिन्यू करेगा जब तक कि $80 के नीचे प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे। ओके, मेटल पर आपका व्यू अनुज जी, और आज शाम के लिए मेटल में कोई टॉपिक आपकी जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए, बेस मेटल हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट थी वो पूरी खत्म होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉपर एक बेस्ट बाय रहेगा। हालांकि बढ़ चुका है भाव, बट मुझे लगता है कि 752 753 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 745 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 762 से लेकर 765 तक हो सकता है, तो खरीदारी मुझे लगता है कि बेस मेटल में रहनी चाहिए। कॉपर यहाँ पर बेस्ट बाय के तौर पर देखा जा सकता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, तरुण जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि शाम के कारोबार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।